वो गुजरात से जन्मी इसलिए गुजराती घोटालाबाज? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा। गुजरात में भी भाई जो व्यापारिक रूप से देश की तरक्की करता है तो उसका योगदान कम नहीं है देश में, लेकिन जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं और तो उसकी संख्या सब जानते हैं। शब्दों को अगर थोड़ा सा घुमाए तो गुजरात में घोटालाबाज है और गुजरात से प्रधानमंत्री जन्मे। ज्यादा बच्चे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, इन राज्यों से देश की सेवा करने के लिए फौज में बच्चे ज्यादा जाते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट भी इन राज्यों के ऊपर ज्यादा पड़ा है। अगर यही हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी। पेंडिंग भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो। हमारे अच्छा वक्त हमें दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि जो युवाओं की भर्तियां थी बेसिकली सरकारी नौकरी को लेकर, वो सारी अभी पेंडिंग है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनका कहना है कि सरकार ने जो भी वैकेंसी निकाली, एग्जाम कुछ का तो एग्जाम दिलाया, कुछ का वैसे भी छोड़ दिया, लगातार लोग आते रहते हैं और उनका ये कहना रहता है, सरकार से उनकी ये मांग रहती है कि जो भर्तियाँ आपने निकाली थी, जिसका हमने फॉर्म भरा था, हमने पैसे जिसके दिए थे, वो पैसे कहाँ गए, ये सारे उनके सवाल रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये भर्ती आखिर कब तक पेंडिंग रहती है, क्योंकि कई सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो 2-3 साल तक क्लियर ही नहीं होती हैं। उनको लेकर यहाँ पर युवा आए हुए हैं। सर ये बताइए, बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं, वो आए हुए हैं और इनका कहना है युवाओं का, बेसिकली सिर्फ इन्हीं का नहीं, हम तो बहुत सारे युवाओं से मिलते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे साल तो खराब हो गए, उसके साथ हमारी ज़िंदगी भी खराब हो गई है। हम कोई वैकेंसी अब आएगी उसको कैपेबल नहीं है, हमारी एज नहीं है कि हम उसको भर दें, तो ये पेंडिंग रखने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, पेंडिंग रखने का सिलसिला ये इसलिए होता है क्योंकि सरकार इसमें भ्रष्टाचार करती है। एक स्ट्रेटेजी सरकार ने बनाई हुई है कि पहले भर्तियां निकालिए। भर्ती निकालने का मतलब है सरकार की झोली भरना, क्योंकि जब आप कोई भी किसी भी विभाग में भर्ती निकालेंगे तो नेचुरल बात है कि अगर आपने आज 1000 भर्ती निकाली है तो 10 लाख बच्चे फार्म भरते हैं। और आप कोई भी भर्ती देखिए, एक फार्म के 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये सरकार लेती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 1000 बच्चों को किसी विभाग में नौकरी देते हैं और 10 लाख बच्चे उसका फार्म भरते हैं, तो जितनी तनख्वाह 1000 बच्चों को आजीवन नौकरी करने के बाद दी जाएगी, उतने रुपए तो वो पहले दिन ही सरकार जो है वो आम जनता की जेब से निकाल लेती है। तो लेकिन सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा तक जाते हुए एक ही नौकरी की बार बार भर्तियां निकालती है, कोई बहाना करके कि भाई नकल हो गई, पेपर लीक हो गया, और कोई बहाना करके उस भर्ती को कैंसिल कर देती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सरकार ने उन बच्चों के पैसे रिफ़ंड किए हों जिन्होंने वो फार्म भरे थे, फिर दोबारा से वो बच्चे जो है 6 महीने के बाद वो उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, फार्म भरते हैं। तो एक तो माँ बाप को बार बार पैसे भरने पड़ते हैं बच्चों के नाम के, दूसरी बात है कि इस कारण से बच्चे ओवर एज भी हो जाते हैं। तो ये एक सरकारी भ्रष्टाचार है। अगर यही कार्य एक प्राइवेट कंपनी करे कि मैं जो है 100 भर्तियां निकालूं, अभी आपके कहूं कि मैंने एक चैनल खोला है और मैं पत्रकारों को भर्ती करूंगा और आप जो है 1-1 हज़ार रुपये का फॉर्म भरिए, तो आप भर देंगे कि चलिए मुझे जॉब चाहिए? सर, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाकी सरकारों की अपेक्षा में हमने सबसे ज़्यादा भर्तियां निकाली, हमने सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को दिया। जी देखिए, ये तो आपको इस जो ये बच्चे आए हैं आज पूर्वी चंपारण से पद यात्रा करते हुए सरकार के विरोध में, ये बच्चे आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। इसी से ही सरकार की पोल खुल जाती है। इन बच्चों के साथ इतने अन्याय हुआ है और इसीलिए हम समर्थन देने के लिए आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं। किसी भी चीज को पूरी तरीके से नहीं खत्म किया जा सकता, हाँ उसमें सुधार जरूर किया जा सकता है और काफी हद तक सुधार कर रही है सरकार, खुद ये कह रही है। देखिए, इन बच्चों की अगर हम बात करें, अभी हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करें। ये बच्चे, इनको एयरफोर्स में इन्होंने जो सरकार ने भर्ती निकाली थी, इन्होंने हर तरह का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। 20 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, उसमें से 8000 बच्चों को सरकार ने पास दिखाया और एंट्रेंस क्लियर हुआ।
अब जब एंट्रेंस क्लियर हो गया तो उसी दौरान कोरोना आ गया। कोरोना काल के तहत जो है सब उस दौरान हर चीज में पेंडिंग हो सारी गया। चीजें तो बंद हो हाँ, गई। तो सब चीज बंद हो गई। जब कोरोना काल खत्म हुआ तो फिर से इन्होंने सरकार से निवेदन किया कि हमने हर तरह का एंट्रेंस क्लियर कर दिया है, अब आप हमें जो है वो नियुक्ति पत्र दीजिए। लेकिन सरकार ने इनको उसी दौरान अग्निवीर योजना ले आए और इनको आश्वासन दिया कि आपके ऊपर कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा और आपको हम नियुक्ति पत्र देंगे। ये कहकर इनके 2 वर्ष खराब कर दिए। अब इन कई बच्चों के ओवर एज हो गई। 20 लाख बच्चों ने जो फार्म भरे थे उनके पैसे रिटर्न नहीं करे और वो भर्ती जो है वो कैंसिल कर दी। अच्छा सर, मुझे नहीं याद है, शायद आपको ज्यादा याद होगा कि अभी तक कोई भी सरकार ऐसी आई है जिसने फॉर्म भरवाया और उसने पैसे रिफंड किए? देखिए, चाहे अगर आपको याद है कोई सरकार ऐसी आई है? देखिए, अगर कोई सरकार ऐसी नहीं आई तो आनी चाहिए और उसी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। और मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की ओर से वादा करता हूं कि जो भर्तियां होंगी, अगर कोई बच्चा, देखिए बच्चे तो जो है बेरोजगार होते हैं, सरकार का काम उन बच्चों को लूटना थोड़ी ना है लोकतंत्र में। सर, रोजगार तो तभी मिलेगा ना, ज्वाइनिंग होगी उसके बाद देखा। हाँ, देखिए, अगर मान लीजिए 10 लाख बच्चे फार्म भरते हैं, आपने 10,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, तो जो बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो बेचारे, कोई रोजगार उनके पास नहीं है, तो उनके पैसे आप रिफंड कर दीजिए ना, जिससे कि बेचारे दूसरा एग्जाम दे सकें। कई बच्चे तो फीस देते देते ही बेचारे जो है अधमरे हो जाते हैं। तो सरकार का काम बच्चों को लूटना थोड़ी ना है। सर, अभी आपने कहा कि लगभग 8,000 बच्चे ऐसे थे जिनको कहा गया कि सारी चीजें, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेंगी। क्या वो 8,000 अभी वैसे ही है? अभी उनको एज इट इज वैसे ही छोड़ रखा गया है? बिल्कुल एज इट इज ही है, क्योंकि उन 8,000 बच्चों की, अधिकतर बच्चों की ओवर एज हो गई है। वो दूसरे एग्जाम भी इस आश्वासन के वजह से नहीं दे पाए कि सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि आपकी ज्वाइनिंग हम कराएंगे। अगर सरकार उनको ये ऑफर भी दे देती कि भाई ठीक है, आपको पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया नहीं मिलेगी, हम अग्निवीर के तहत आपको भर्ती कर देते हैं, लेकिन इस तरह की ऑफर भी सरकार ने उनको नहीं दी और बिना सूचना के वो जो उनकी जो भर्ती थी वो निरस्त कर दी। तो ये एक तरीके से अन्याय भी है, धोखा भी है, सरकार की ओर से ये धोखा है। तो उसी के विरोध में ये बच्चे आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और ये अनिश्चित काल धरना है, कल भी रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल यहीं बैठे रहेंगे। कानून के तहत ये लोग धरना देंगे, क्योंकि इनको कानून के तहत ये बताया गया है कि आप शाम 5 बजे तक धरना दे सकते हैं जंतर मंतर पर। तो ये रोज आएंगे और तब तक ही आएंगे और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भी इनके साथ तब तक खड़ी रहेगी जब तक इनके न्याय नहीं मिलेगा और इनको नौकरी नहीं दी जाएगी। जिक्र अभी आपने किया कि लगभग 8,000 बच्चे ऐसे हैं जो अभी एज इट इज पड़े हुए हैं, दिख नहीं रहे हमको, मतलब कहाँ पर हैं वो? दिल्ली पुलिस का एग्जाम, देखिए अभी क्या अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है। हाँ। जो कुछ बच्चे एलिजिबल हैं वो तो एग्जाम देने में बिजी हैं। हाँ। कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट जॉब करने लग गए, जो बिल्कुल जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना वीक है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाए, वो बेचारे प्राइवेट जॉब, कहीं होटल वगैरह में कोई गार्ड की भी नौकरी कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। और जब अग्निपथ आई थी तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर गए उसमें से। वो मामले तो नहीं देखे किसी ने। अब यहाँ पे तो आप संख्या देख रहे हो, वो मामले किसी ने नहीं दिखाए जो 700-800 बच्चे सुसाइड कर गए। लगभग अभी कितने लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं या रास्ते में? मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कल जब धरना होगा तो लगभग ये संख्या 200 प्लस होगी बच्चों की, जो अभी आपको महज 50-60 दिखाई दे रहा है आंकड़ा। 8,000 में सर 200 प्लस संख्या होगी। देखिए क्या है, ये जो सिलेक्शन 8,000 बच्चों का हुआ है ये पूरे देश से हुआ था। तो इसमें तमिलनाडु के भी बच्चे हैं, आज भी तमिलनाडु का एक बच्चा यहाँ पे शामिल है। तो क्या है कि ये आज इसकी शुरुआत हुई है और ये आप देखिएगा बढ़ते बढ़ते ये उन 8,000 वो बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर शामिल होंगे। अभी हम मिल रहे थे तो हरियाणा से महेंद्रगढ़ से एक लड़के के जो है पिताजी ये यहाँ मौजूद हैं, वो आए हुए हैं, उनका लड़का नहीं आ पाया तो पिता आ गए। तो देखिए, जिस बच्चे का रोजगार हो चुका था और सरकार ने धोखा देके उसको जो है हटा दिया है, तो पीड़ित तो है ही हर एक व्यक्ति। तो ये आप संख्या बढ़ेगी और जैसा कि जो एक ये जो स्टूडेंट है इन्होंने कहा कि आज अगर हम 100 हैं तो कल 200 होंगे और फिर 2,000 भी होंगे और फिर 8,000 भी होंगे। अच्छा, आपको
क्या लगता है कि यहाँ क्या 100, 200, 1000, 8000 संख्या बुलाने से क्या आपकी जो बात है वो सरकार तक जाएगी? क्या 8000 को जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल पाएगा, उनको नौकरी मिलेगी? देखिए, हर व्यक्ति अपने जो संवैधानिक जो प्रोसेस है उसके तहत प्रयास करता है। तो आज लोकतंत्र में हमारे पास यही रास्ता है कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। तो जो एक हम धरना प्रदर्शन करें और आप जो कि चौथा स्तंभ है मीडिया, उनके माध्यम से हमारी जो एक जायज़ बात है वो सरकार तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। क्योंकि देखिए, आप किसी से भी प्रश्न कीजिए, मैं आपसे भी करता हूं, आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया सरकार का, फार्म भरा, एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस क्लियर किया, और फिर आपको बिना किसी नोटिस के और बिना आपके अंदर कोई कमी पैदा हुए आपको जो है 8000, एक दो नहीं, 8000 बच्चों को ये कह दिया जाए कि भाई आपको अब भर्ती नहीं किया जाएगा। तो आप बताइए, क्या ये अन्याय नहीं है? तो ये अन्याय इन्होंने हर स्तर पे अपना प्रयास किया है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी इनका प्रतिनिधिमंडल जो है वो कुछ समय पहले मिला था, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन सभी लोग अपने आश्वासन से पलटी मार गए। सिर्फ किस लिए कि जो एक लॉबी है अग्निवीर योजना के तहत, पहले बच्चे जो आर्मी में जाते थे, जो ये जिस भावना से आर्मी में जा रहे थे, एयरफोर्स में जा रहे थे, इनकी भावना नौकरी नहीं थी, इनकी भावना थी देशभक्ति, चाहे देश के लिए प्राण देने पड़ते। लेकिन आज जो अग्निवीर के तहत बच्चे जाने के लिए मजबूर हैं, वो तो ये सोचते हैं कि किसी तरह से 4 साल काटेंगे, 12 लाख 14 लाख जो सरकार देगी, आके कोई व्यापार करेंगे। तो अब देखेंगे आप, मैं किसी राज्य के लिए बोलना नहीं चाहता, लेकिन जिस राज्य से आजकल ज़्यादा पॉलिसी बनती है, आप देखिएगा कि 75 साल में उस राज्य से फौज में भर्ती होने वालों की संख्या फौज में 1% भी नहीं है। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद आप देखेगा कि मुझे लगता है वो 25% तक ना पहुंच जाए, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से इस राज्य की बात कर रहे हैं, जो राज्य की आजकल जो है, जो सरकार जो है जिनकी है और जहां से हर कानून बनती है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? संकेत मेरा संकेत है कि जो व्यापारी दृष्टि, मध्य प्रदेश की कर रहे हैं क्या? नहीं, हम दिल्ली की, देश में, उत्तर प्रदेश की, देश में कहाँ गिने हैं? संकेत कहाँ? जहाँ से घोटालेबाज पैदा, कहाँ घोटालेबाज कहाँ? नहीं, यूपी से है? नहीं, लखनऊ से? नहीं, देखिए, हम किसी राज्य, पूरे देश को मालूम है कि आज देश में कहाँ से योजनाएं बनती हैं। लेकिन घोटालेबाज का जन्म कहाँ से? नहीं, कई घोटालेबाज वहाँ से पैदा होके गए हैं। जैसे? हाँ, जैसे बताइए। जैसे नहीं, गांधी जी तो महान पुरुष हैं, महान, हमारे देश की आन बान शान है। लेकिन घोटालेबाज कहाँ जन्मे? लेकिन हमारा ये कहना है, घोटालेबाज कहाँ से जन्मे? आजकल आपने सुना होगा नीरव, सर सवाल ये घोटालेबाज, हाँ, अनेक नीरव मोदी और पता नहीं कौन कौन से हैं जो भारत सरकार, देश के जनता का पैसा लेकर भाग गए। लेकिन हमारा ये कहना कुछ और चाह रहे थे, कहीं कुछ और दिए। हम इसी मुद्दे पर रहते हैं। हमारा सिर्फ एक स्पष्ट मुद्दा है कि घोटाला हो रहा है, जो बच्चे घोटाला, इसमें भी घोटाला हो रहा है। सर वो घोटाला जो कर रहा है वो जन्मा कहाँ से? सवाल देखिए ना, 20 लाख बच्चे भर्ती फार्म भरे, उनके 250-250 रुपए थे, साथ घोटाला हो गया। तो 20 लाख इंटू 250 रुपए कीजिए ना, वो पैसा कहाँ गया? सब घोटाला में चला गया। घोटाला है, घोटालाबाज जन्मा कहाँ? उस अरे सर सवाल का जवाब दे दीजिए। और घोटालाबाज जन्मा, अभी राज्य की बात कर रहे थे आप, नहीं, वो आपको मालूम नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, वो तो गुजरात को कहने क्या? पूरे देश को, गुजरात को कहने नहीं, गुजरात को देखिए, अब वो गुजरात में पैदा हुए हुए हैं, तो गुजरात, इसमें बोलने की बात है, देश को सबको मालूम है। प्रधानमंत्री जी, आपकी कहने का मतलब है प्रधानमंत्री घोटालेबाज है और वो गुजरात से जन्मे इसलिए गुजरात ही घोटालाबाज? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कहा। गुजरात में भी भाई जो व्यापारिक रूप से देश की तरक्की करता है तो उसका योगदान कम नहीं है देश में, लेकिन जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, और तो उसकी संख्या सब जानते हैं। शब्दों को अगर थोड़ा सा घुमाए तो गुजरात में घोटालाबाज है और गुजरात से प्रधानमंत्री जन्मे। ज्यादा बच्चे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, इन राज्यों से देश की सेवा करने के लिए फौज में बच्चे ज्यादा जाते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट भी इन राज्यों के ऊपर ज्यादा पड़ा है। अगर यही इफेक्ट शायद गुजरात, आपका इफेक्ट गुजरात पर ज्यादा पड़ा है? नहीं, देखिए, अगर हमें तो इसलिए पीड़ा है भाई, हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के हर परिवार में एक फौजी बच्चा है, तो इसलिए हम ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर किसी योजना से, अगर सरकार की किसी योजना से किसी प्रदेश के ऊपर ज़्यादा
नुकसान हो रहा होगा तो उसको ज़्यादा सर एक पीड़ित। बार नाम दोहरा दीजिएगा जरा कैमरे पर, किसका आप नाम? अपना नाम दोहरा दीजिएगा। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। शेर सिंह राणा साहब थे। सीधा सीधा जो मतलब था हम आपको बता दें, वो कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ा हुआ था। बाद में अपने मुद्दे पर आए, उन्होंने कहा जितने भी घोटाला जो हो रहा है, जो बच्चे जो हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, उनका सिलेक्शन हुआ और सब कुछ हुआ, वो घोटाला सब कुछ जन्मा। वो कोने में जाइएगा जरा गुजरात में, वहाँ से जन्मा है। अब आगे क्या आपको लगता है आप कमेंट करके बताइए।